नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। आईएमए में कल होगी पासिंग आउट परेड। श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसांता रोड्रिगो होंगे मुख्य अतिथि। 451 जेंटलमैन कैडेट्स होंगे पास आउट। मित्र देशों के 32 कैडेट्स भी शामिल। 5 साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। पहले चरण में 250 श्रद्धालुओं का जाएगा जत्था। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया ऐतिहासिक क्षण। राज्य को अनटाइड फंड से मिलेंगे 615 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की निवेश योजना की समीक्षा बैठक। लैंड रिफॉर्म, ईवी नीति और डिजिटल वित्त प्रबंधन पर दिया जोर। चंपावत में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण तय। कुल 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। 14-15 जून तक आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि। और रुद्रपुर में सफाई कर्मचारी आयोग की अहम बैठक। आबादी के अनुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति, कल्याण और पुनर्वास योजनाओं पर हुआ मंथन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की पासिंग आउट परेड कल 14 जून को आयोजित की जाएगी। इस बार 451 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे, जिनमें मित्र देशों के 32 कैडेट्स भी शामिल है। इस ऐतिहासिक अवसर पर श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसांता रोड्रिगो मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले दिसंबर 2024 में आयोजित पासिंग आउट परेड में नेपाल के सेना प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। पड़ोसी देशों के सैन्य प्रमुखों को आईएमए की पासिंग आउट परेड में आमंत्रित करना भारत की एक सुदृढ़ कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ये पहल विशेष रूप से तब ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता और श्रीलंका में उसकी गहरी होती पकड़ को लेकर वैश्विक चिंताएं बनी हुई हैं। आईएमए परिसर में परेड को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आईएमए कैडेट्स रोजाना चैटवुड ड्रिल स्क्वायर पर घंटों अभ्यास कर रहे हैं, जिससे अनुशासन, परेड की सटीकता में कोई कमी न रह जाए। वहीं श्रीलंका के सेना प्रमुख को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाना भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है। श्रीलंका के कई सैन्य अधिकारी आईएमए से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने देश की सेना में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ये दौरा दोनों देशों के सैन्य संबंधों को नई ऊर्जा और गहराई प्रदान करेगा। करीब 5 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर जा सकेंगे। चीन के साथ तनाव और कोविड महामारी के चलते स्थगित रही ये यात्रा इस साल 30 जून से पुनः शुरू की जा रही है, जिसे लेकर तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार इस बार कुल 250 तीर्थयात्री यात्रा में शामिल होंगे, जिन्हें 50-50 यात्रियों के 5 दलों में भेजा जाएगा। ये यात्रा जून से अगस्त तक जारी रहेगी और इस दौरान यात्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करेंगे। यात्रा का संचालन कर रही कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ठहराव के लिए निगम की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जून से स्टार्ट हो रही है। उसकी हमारी जो कैम्पेन की तैयारियां होती हैं, फूडिंग और लॉजिंग, ये सब सारी चीज़ें, वो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हम उस पर अपना जो भी हमारी तैयारियां की जानी थी हम अपना पूरा कर चुके हैं। हाँ, यात्रा इस बार टनकपुर से चलेगी। हमारी टनकपुर से होते हुए धारचूला होते हुए आगे को प्रस्थान करेगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोबारा शुरू होने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कोविड के टाइम से ये यात्रा नहीं चल पा रही थी और अब पुनः यात्रा को चलाया जा रहा है और उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम और जो इस व्यवस्थाओं को सब देखते हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, नए रजिस्ट्रेशन के बाद
ये कैलाश यात्रा अब की बार एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमारे सारे यात्री रोड मार्ग से लीपू लेक के दर्रे के पास यानी गुंजी होते हुए, नाभी डांग होते हुए आगे लीपू लेक तक जाएंगे और उसके बाद वहाँ से उनको कैलाश दर्शन करने के लिए हमारे बॉर्डर्स के लोग आकर के उनको दर्शन कराएंगे। राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम 2025-26 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष राज्य को अनटाइड फंड से 615 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा तय सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया जाए ताकि केंद्र से अधिक फंड प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों की उपयोगिता अधिक है और जो शीघ्र पूरे हो सकते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए। सभी विभाग समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। मुख्य सचिव ने लैंड रिफॉर्म, ईवी नीति और वित्तीय प्रबंधन के डिजिटलीकरण पर विशेष बल देते हुए सुधार कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर नगर निगम सभागार में उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना की अध्यक्षता में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं पर अहम बैठक आयोजित हुई। आयोग के उपाध्यक्ष मकवाना ने नगर निकायों को आबादी के अनुपात में सफाई कर्मियों की नियुक्ति का प्रस्ताव बोर्ड में लाने, आउटसोर्स कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई लाभ दिलाने और सीवर कर्मचारियों का अनिवार्य पंजीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता है और उनके नियमितीकरण पर गंभीरता से चर्चा की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार हाथ से मैला उठाने वाले स्वच्छकारों के कल्याण के लिए पूरे देश में उनका सर्वेक्षण करा रही है। पूर्व में भी सर्वेक्षण हुआ था, माननीय थावरचंद गहलोत जी सामाजिक न्याय मंत्री थे 18 में, तो लगभग 6,000 लोग उत्तराखंड में और 60,000 लोग पूरे देश में पाए गए। उनको मोदी सरकार ने 40-40 हज़ार रुपये अनुदान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सर्वेक्षण के आदेश किए। भारत सरकार ने भी वो आदेश जारी कर दिए, धामी सरकार ने भी वो आदेश जारी कर दिए और केवल आदेश ही जारी नहीं किए, मोदी जी ने 437 करोड़ रुपया पूरे देश के सफाई कर्मियों को स्वरोजगार के लिए आवंटित कर दिया है, जिसमें 10 करोड़ रुपया हमारे उत्तराखंड को भी दिया गया है। बैठक में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि हम चाहते हैं कि सफाई कर्मियों को उनकी मेहनत का पूरा हक मिले और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो। संवाद करके जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो हमारे सभी सफाई कर्मचारी बंधुओं तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही साथ आज यहाँ पर ये चर्चा हुई कि किस प्रकार से इन सब सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार से हम प्रयास कर सकते हैं, इनके हितों के लिए क्या योजनाएं ला सकते हैं। तो उन सब पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार समाज के लिए समर्पित है, सफाई कर्मचारियों के लिए समर्पित है और भगवती प्रसाद जी के प्रयास इस समाज के हित के लिए निर्णायक होंगे। वहीं रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा ने कहा कि स्वच्छता मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नगर निगम क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि चौक के निर्माण की भी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हमारे यहाँ भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, उसे भी हम जल्दी दिव्य भव्य बनाने वाले हैं और एक शहर के अंदर एक चौक को भी हम विकसित करेंगे जहाँ भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से उस चौक का नाम होगा। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े राम मंदिर के साथ एयरपोर्ट को उनके नाम से शुरू किया है, तो बहुत जल्दी हम रुद्रपुर के अंदर भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से इसको शुरू करेंगे। चंपावत जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले में पंचायत चुनावों के तहत विभिन्न पदों और स्थानों के लिए आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया। इनमें 4 क्षेत्र पंचायत प्रमुख, 15 जिला पंचायत सदस्य, 134 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 312 ग्राम प्रधान पदों के साथ ही ग्राम पंचायत वार्डों के लिए भी आरक्षण तय किया गया है। खास बात यह है कि कुल पदों में से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 14 और 15 जून तय की गई है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि शासनादेश प्राप्त होने के बाद पंचायतों के लिए आरक्षण निर्धारण अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। पंचायतों के आरक्षण को लेके जो हमारे पास शासनादेश प्राप्त हुआ था, उसके क्रम में आज दिनांक 13 जून को हम लोगों द्वारा एक अंतिम प्रकाशन किया गया है, जिसमें कि हमारे जो पंचायतों के वार्डों के जो क्षेत्रों का आरक्षण है
जो हमारे प्रधानों के आरक्षण है, BDCs का आरक्षण है और जिला पंचायत सदस्यों का और ब्लॉक प्रमुखों का जो हमने आरक्षण यहाँ जिला स्तर से जारी किया गया है। अध्यक्ष जिला पंचायत का जो रोस्टर होगा वो शासन स्तर से जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के 4 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों में से 1 पद अनुसूचित जाति, 2 महिला और 1 अनारक्षित रखा गया है। 15 जिला पंचायत सदस्यों में से 3 सीटें अनुसूचित जाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और शेष अनारक्षित की गई हैं। वहीं 134 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 26 पद अनुसूचित जाति और 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 312 ग्राम प्रधान पदों में 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 अनुसूचित जाति और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस संबंध में जनपद चंपावत में हमारे पास 4 प्रमुख जो हैं क्षेत्र पंचायतें हैं, जिसमें से कि 1 पद SC महिला के लिए आरक्षित किया गया है और शेष 2 पद महिला के लिए आरक्षित रहेंगे और 1 पद सामान्य के लिए रहेगा। इसी प्रकार हमारे जो 15 जिला पंचायत सदस्य हैं, इनमें 3 पद SC के लिए और 1 पद OBC के लिए आरक्षित किया गया है। कुल 134 हमारे पास जो BDC क्षेत्र हैं, उसमें इस समय 26 पद SC और 7 पद OBC के लिए आरक्षित है। और प्रधान जो हमारे 312 पंचायतें हैं, उसमें 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति और 16 पद OBC के लिए जारी किए गए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो 50% से अन्यून जो है पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये आज अनंतिम सूची प्रकाशित की गई है। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राज्य में मद्य निषेध क्षेत्रों का दायरा और बढ़ा दिया है। अब हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ साथ 4 धाम और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। शासन के नए आदेश के अनुसार हरिद्वार में नगर निगम की स्थापना से पूर्व निर्धारित क्षेत्र और पीरान कलियर के 1.8 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और सेवन दोनों पर रोक रहेगी। वहीं ऋषिकेश के पूरे नगर निगम क्षेत्र और वीरभद्र मंदिर से 2 किलोमीटर की परिधि में मद्य निषेध लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता, रीठा साहिब और पूर्णागिरी जैसे धार्मिक स्थलों को भी पूरी तरह से शराब मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए ये कदम उठाए गए हैं। नए आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अभी जो नया 25, 26, 27 जो 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, उसमें देहरादून का जो ऋषिकेश का नगर निगम का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित किया गया है और हरिद्वार का नगर निगम का जो क्षेत्र जो पहले से जो पूर्व नगर निकाय था उसकी परिधि में जो आता था वो किया गया है एंड 4 धाम का एज इट इज रहा है। तो जो अभी ऋषिकेश नगर निगम का जो क्षेत्र है वो भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो जो जियो आया है वो जियो आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा वो है, चूँकि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा और पब्लिक सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। ऋषिकेश में बेसिकली हमारे ज़्यादा जन संवेदनाएं जो जुड़ी हुई हैं, तो उसके दृष्टिगत ये निर्णय शासन के द्वारा लिया गया है। चमोली जिले के पोखरी में सीमांत ग्रामीणों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है। विकासखंड पोखरी में 2023-24 के तहत 311 जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। खंड विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि वर्ष 2023-24 के लिए 316 आवेदन पीएम आवास के लिए स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 311 पीएम आवास बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 में इस विकास खंड के लिए कुल 316 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से हम लोगों के द्वारा 2023-24 में 316 मकान में से 311 मकान पूर्ण कर लिए गए थे और 5 आवास काफ़ी संपर्क करने के बाद भी जो पात्र लोग थे जिनको आवाज़ दिया था उनके द्वारा मकान बनाने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण या बनाने में देरी करने से हम लोगों ने उनको विकासखंड के द्वारा नोटिस भी जारी किए। वहीं पीएम आवास बनने के बाद ग्रामीण लाभार्थी काफ़ी खुश हैं। ग्राम पंचायत गुणम की सरोजनी देवी, मंगला देवी और सुमन देवी का कहना है कि पीएम आवास प्रधानमंत्री मोदी की बहुत अच्छी योजना है। पहले उन्हें रहने की बहुत दिक्कत थी, लेकिन आवास बनने पर काफ़ी सुविधा हुई है। हमको बहुत दिक्कत थी, हमको आवास मिला, हमको रहने के लिए मकान नहीं थी और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी ने गरीब आदमियों का बहुत सहारा किया। मुझे भी पीएम आवास मिला है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जिन्होंने हम गरीब लोगों का सहयोग किया है और हमें भी देखा है, गरीब लोगों को भी देखा है और जिस कारण हमारे पास मकान नहीं था, कच्चा मकान था रहने के लिए, उन्होंने हम सब की मदद की है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चमोली तहसील में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के अवर सचिव दिलीप महतो ने की। आयोग की 8 सदस्यीय टीम ने दूरस्थ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर चुनावी तैयारियों और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। अवर सचिव ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन, दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा और ई पंजीकरण की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जाए और घर घर जाकर सत्यापन कार्य में कोताही न हो। भ्रमण में टीम ने मतदेय स्थलों की सुविधाओं का भी जायजा लिया और सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, एसडीएम आर.के. पांडे और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने संस्थान परिसर में अभियान की उपलब्धियों की जानकारी दी। 29 मई से 12 जून तक चले इस अभियान में संस्थान की 60 वैज्ञानिक टीमों ने उत्तराखंड के 424 गांव में जाकर किसानों से सीधा संवाद किया। डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमों ने गाँव-गाँव जाकर किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं और आधुनिक कृषि नवाचारों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान किसानों की समस्याओं को सुना गया और सुझाव भी लिए गए। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि अभियान के दौरान किसानों की ओर से अपनाई जा रही नई विधियों और नवाचारों की जानकारी भी एकत्र की गई, जिससे भविष्य में अनुसंधान और कृषि नीति निर्माण में मदद मिलेगी। मुख्य उद्देश्य था अभियान का वो ये था कि किसानों को नई तकनीकी को पहुंचाना, किसानों से फीडबैक लेना, चाहे वो तकनीकी के बारे में हो, चाहे आपके जो सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में हो, और अगर किसानों ने कोई नवाचार किया है तो उसके बारे में बात करना, उनको मीडिया के थ्रू उसको सबके सामने लाना, और दूसरा जो शोध के लिए आपके उनका क्या फीडबैक है। संस्थान के निदेशक ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित करना, उन्हें नई तकनीकों से जोड़ना और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों से मिले फीडबैक के आधार पर संस्थान आगामी शोध और नीतियों को और अधिक व्यावहारिक बनाएगा। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में सीमांत जिले चमोली के गोपेश्वर में स्थित राज्य के एकमात्र आवासीय वॉलीबॉल छात्रावास के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विभाग की ओर से राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 12 से 16 आयु वर्ग के बालक भाग ले रहे हैं। जनपद स्तर की चयन प्रतियोगिताओं के बाद राज्य स्तर पर पहुंचे प्रतिभागियों में से चयनित खिलाड़ियों की अंतिम सूची निदेशालय को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र खिलाड़ियों को आमंत्रण पत्र जारी किए जाएंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि गोपेश्वर में स्थित छात्रावास प्रदेश का एकमात्र आवासीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र है, जहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया पहले जिला स्तर पर आयोजित की गई, जिसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चमोली जनपद में वॉलीबॉल का छात्रावास है, जिसमें कि 12 साल से 16 साल के बच्चों को दिया जाता है, और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे चयन होके राज्य स्तर पे अभी यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, और आज सभी जनपदों से बच्चे चयनित होकर यहाँ पे ट्रायल में आए हैं, जिसमें 40 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, और अभी उनके चयन ट्रायल गतिमान है, और अभी फिटनेस टेस्ट चल रहे हैं। उसके पश्चात स्किल टेस्ट होंगे,
और उसके उपरांत रिजल्ट बनाएंगे और निदेशालय को सबमिट कराएंगे, जिससे कि हमारे जो खाली सीटों पे है बच्चे चयनित हो सकें। चयन के बाद खिलाड़ियों को छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी यहाँ की सुविधाओं से उत्साहित हैं। हरिद्वार से आई अशोक कुमार और पौड़ी के विपिन ने बताया कि छात्रावास में वॉलीबॉल की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका चयन अवश्य होगा। काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर हम वॉलीबॉल का ट्रायल देने आए हैं हॉस्टल के, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम वगैरह भी अच्छा है और ट्रेनिंग वगैरह भी अच्छी होती है, और पीछे वॉलीबॉल ग्राउंड भी है इधर साइड में, अच्छा है काफ़ी। उत्तराखंड सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत विभिन्न तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से महिलाओं के लिए 1 माह का ब्यूटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। इस प्रशिक्षण से महिलाएं भी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ब्यूटेशन का प्रशिक्षण लेने के बाद वे ब्यूटी पार्लर खोलकर आजीविका चला सकती हैं। मनीषा और कुसुमलता का कहना है कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से उन्हें 35 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उनका रहना, खाना व ड्रेस फ्री है, जबकि ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी उन्हें बेहतर तरीके से दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारी मैम जो हमको सिखा रही, तो थ्रेडिंग का सिखा दिया मैम ने, यहाँ पे हेयर कटिंग का सिखा दिया और सीटीएम का सिखा दिया। सीटीएम में जैसे कि हमारा होता है क्लींजिंग, टोनर और मॉइस्चराइजिंग। तो अभी हमारी प्रैक्टिकल, मतलब एक दिन मैम सिखाती तो उसके थोड़ी देर बाद हम प्रैक्टिकल करते सारे बच्चे आपस में। अभी तक भी प्रैक्टिकल चल रहा था हमारा। तो इसमें हमको मतलब स्किन केयर के बारे में बताया गया है। हमें यहाँ पे मुफ्त में ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया जा रहा है, जिससे हमें अपनी ब्यूटी पे कैसे हमें अपने चेहरे पे कैसे केयर करनी है वो सब सिखाया जा रहा है। और इसमें हमें सीटीएम के बारे में सिखाया गया है, क्लींजिंग, टोनर और मॉइस्चराइज़र, इसके बारे में सिखाया गया है, चेहरे की केयर कैसे करनी है। वहीं पूनम और कुसुम भी प्रशिक्षण से बेहद खुश और उत्साहित हैं। उनको उम्मीद है कि ये प्रशिक्षण उनको आत्मनिर्भर बनाएगा। हमें यहाँ पे मैम ने सीटीएम के बारे में बताया है, क्लींजिंग, टोनर और मॉइस्चराइज़र के बारे में। तो क्लींजिंग मतलब जब कोई भी कस्टमर आए तो उसके फेस पे पहले क्लींजिंग करना चाहिए, ताकि उसके फेस पे जो धूल वगैरह चिपकी हुई है तो वो साफ़ हो जाए। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, खाना वगैरह पूरा फ्री है, कपड़े, ड्रेस वगैरह, लड़कियों के लिए रूम वगैरह सारी आरसीटी के द्वारा है, निःशुल्क है। इसमें ये नहीं कि पैसे दे रहे हैं, फ्री में पूरा कोर्स करवा रहे हैं। हमारी मैम भी आ रखी है यहाँ, नीता नंदन मैम, और वो हमें थ्रेडिंग वगैरह और फेशियल वगैरह के बारे में सिखा रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं को ब्यूटिशियन कोर्स की सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी दी जा रही है। इस दौरान उन्हें सौंदर्य सेवाओं की तकनीकों का अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे वे इस क्षेत्र में पूरी तरह दक्ष बन सके। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद महिलाओं को स्वयं का उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। इस पहल से न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर सकेंगी। कई प्रकार के ट्रेड सिखाए। मैं यहाँ पे ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का सिखाने आई हूँ। बच्चों को ब्यूटी पार्लर सिखाने आई हूँ, तो उनको स्किल दी जा रही है ये ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट की। तो बच्चे ऐसा है, सीख करके अपना पार्लर खोल सकते हैं और पैरों पे खड़े होंगे, अपना स्वरोजगार स्थापित करेंगे खुद का, और अपना अर्निंग का जरिया है। अच्छा है, बढ़िया है। लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर अच्छा एक बिजनेस उभर के आ रहा है। आजकल बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है ब्यूटी पार्लर की। पौड़ी जिले के कोटद्वार, भाबर, यमकेश्वर, सतपुली और आसपास के क्षेत्रों में आज हुई झमाझम बारिश से एक और जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं ये बारिश बागवानी के लिहाज से भी बेहद लाभकारी मानी जा रही है। खासकर आम के बागानों में तैयार हो रही फसल के लिए ये बारिश सबसे अधिक फायदेमंद मानी जा रही है। कोटद्वार के उद्यान विशेषज्ञ सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि जिन किसानों को आम, अमरूद और आंवले के बाग लगाने हैं, उनके लिए ये समय बेहद उपयुक्त है और उन्हें तुरंत इसकी शुरुआत
कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी भी अब शुरू कर देनी चाहिए। ड्रैगन फल घाटी और मैदानी इलाकों में आसानी से उगाया जा सकता है। जो हमें वर्षाकालीन बगीचे लगाने हैं जिसमें आम, अमरूद, लीची, नींबू प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाता है, उसमें हम अभी से खड्डे खोदकर तैयारी कर लें और ये प्री मानसून बारिश है, इसका भी हमें लाभ मिलेगा। और उन खड्डों को खोदकर उन्हें भरकर तैयार कर लें। जब पूरी बारिश हो जाए तो उनमें हम पौधारोपण का कार्य करेंगे। और इसी के साथ साथ शीतकालीन के लिए भी अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कीवी के लिए हमने 3-4 ब्लॉकों का सिलेक्शन किया है, जिसमें नैनी डांडा, बीरो खाल और उसके आसपास के एरिया में हम क्लस्टर के रूप में कीवी को भी डेवलप कर रहे हैं। बारिश से खुश काश्तकारों का कहना है कि ये बारिश धान की रोपाई और पौध की बेहतर पैदावार के लिए वरदान साबित होगी। साथ ही आम के फलों की गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों में भी सुधार होगा। तो अभी किसान भाइयों ने जिन्होंने भी अभी बिजवाड़ बोलते हैं हमारे भाषा में, साधारण भाषा में, धान की रोपाई के लिए बिजवाड़ तैयार कर लिया। और साथ में अब इस समय जो पहली बारिश हुई हमारी आज, तो आज के कारण क्या होगा कि जितने भी रोपाई होगी तो उसके लिए खेत खलिहान तैयार हो जाएगी, भूमि उर्वरक हो जाएगी क्योंकि नमी आ जाएगी। और साथ में हमारे साग सब्जी हो गया, आम हो गया, लीची, आम का तो मिठास आएगी और स्वाद भी उसका अच्छा होगा। कटहल बढ़ेगा। 5 बीघा में लगभग मेरे आम की नए, क्योंकि मेरा बगीचा पुराना हो चुका था, तो नया बगीचा मैं तैयार कर रहा हूँ। तो उनके लिए गड्ढे हैं और उसमें मैंने गोबर भर रखा है। अब मैं उसके लिए रुपाई का उसमें नए पौधे डालूंगा। इसमें आम है, मैंगो, बनारसी है, दशहरी है, कलमी भी है और चौसा भी है। बारिश से बहुत फ़ायदा हो गया सर। जैसे आम में मिठास आ गया, पेड़ पौधों को बढ़िया चीज़ें बारिश मिल गई है। बहुत टाइम के बाद बारिश हुई है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। आईएमए में कल होगी पासिंग आउट परेड। श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सांता रोड्रिगो होंगे मुख्य अतिथि। 451 जेंटलमैन कैडेट्स होंगे पास आउट। मित्र देशों के 32 कैडेट्स भी शामिल। पाँच साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। पहले चरण में 250 श्रद्धालुओं का जाएगा जत्था। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया ऐतिहासिक क्षण। राज्य को अनटाइड फंड से मिलेंगे 615 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की निवेश योजना की समीक्षा बैठक। लैंड रिफॉर्म, ईवी नीति और डिजिटल वित्त प्रबंधन पर दिया जोर। चंपावत में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण तय। कुल 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। 14-15 जून तक आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि। और रुद्रपुर में सफाई कर्मचारी आयोग की अहम बैठक। आबादी के अनुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति, कल्याण और पुनर्वास योजनाओं पर हुआ मंथन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।